नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई एसजी सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा फर्स्ट ग्रेड यानी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2020 है, उससे संबंधित जो इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर संख्या 1 और इसका भाग संख्या 2, जिसमें 51 से 100 प्रश्नों तक का हम अध्ययन करेंगे। और प्रश्न संख्या 1 से 50 तक का हमने भाग संख्या 1 में अध्ययन कर लिया है। वो प्रश्न हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपको अपनी तैयारी के बिल्कुल नज़दीक लेकर जाएगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। तो प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न संख्या प्रथम और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर संख्या 1 का प्रश्न संख्या 51वां है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो ध्यान रखना, वह था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब ऐसा शासक था जिसने अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो है मांग रखी गई थी? वो था कांग्रेस का लाहौर के अंदर अधिवेशन चल रहा था, वार्षिक बैठक चल रही थी 1929 में। उस समय पूर्ण स्वराज्य की मांग रख दी गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग रख दी गई थी। और फिर है इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू हंटर इंडियन मुसलमान के लेखक हैं। तो मित्रों, एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, क्या उसका उत्तर होगा। तो बिल्कुल बिना घबराए, बिना मतलब हड़बड़ाहट किए एक एक प्रश्नों को सही पढ़िएगा और सही का उसका उत्तर भी दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 के अंतर्गत। तो हमारा प्रश्न संख्या 54 है। फटाफट प्रश्नों को पढ़ते हैं बिना समय खराब किए। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो वो होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम और अंतिम वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? वो था हमारा हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर अस्तित्व में आया था? यानी जब विजयनगर अस्तित्व में आया उस समय दिल्ली पर किसका शासक था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है दिल्ली पर शासक था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 में वह है हमारे दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? अब प्रश्न संख्या 57, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखना, दस्तक का अर्थ होता है शुल्क मुक्त व्यापार। शुल्क मुक्त व्यापार को जो है दस्तक कहा जाता है। दस्तक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, शुल्क मुक्त व्यापार को दस्तक कहा जाता है। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? यानी अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था और कब दास प्रथा का अंत करके उन्होंने मानव अधिकारों को संरक्षण दिया था? तो उन्होंने दास प्रथा का जो पूरा का पूरा जो अंत कर दिया था वो किया था 1582 में। 1582 में उन्होंने दास प्रथा का अंत। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा आज का जो है 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकता का अर्थ कौन सा है? जो 4 बिंदु दे रखे हैं उनमें से एकता शब्द का अर्थ कौन सा है? तो एकता शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा आपके मित्रों, वो होगा आपके जो तनख्वाह के बदले जो भूमि के लगान का अनुदान देना। तनख्वाह के बदले
यानी पगार के बदले भूमि के लगान का अनुदान देना इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, ये किसने कहा था? अब ये कथन किसका है कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, वो वास्तविकता है? तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना 1806 में। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। 1806 में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है कि यह न तो प्रथम था, यह न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में जो ये कथन है, ये किसका है कि न तो ये प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध था? ये कथन किसका है? तो ये है R.C. मजूमदार का। किसका है? R.C. मजूमदार का जो है प्रश्न है, यानी आर्थ कथन है R.G. मजूमदार का, R.C. मजूमदार का। तो मित्रों, एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, एक बात और कि भाई अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसडी सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लाल बटन है इस प्रकार, उसके ऊपर क्लिक कर दें और साइड में एक घंटी का निशान भी है ऐसे, उसको भी क्लिक कर दें और लाइक के बटन को दबाना नहीं भूलें और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी? अब जो टोडरमल के अनुसार जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें कौन सी भूमि कभी खाली नहीं रहती थी? तो वो थी मित्रों आपकी होगी पोजल भूमि। पोजल भूमि थी, वो कभी भी खाली नहीं रहती थी। प्रश्न संख्या 64 है, नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ था, यानी जो नागार्जुन स्तूप है किसके काल में निर्मित हुआ था? वह था मौर्य युग के काल में। मौर्य युग के काल में नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ था। किसके काल में? मौर्य युग के काल में। 65वां प्रश्न है, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का जो वर्तमान आप असम देखते हो सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है, तो उसका प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना कामरूप। असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। अगला प्रश्न है, पार्टी एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? पार्टी इन पॉलिटिक्स एंड मुगल कोर्ट के लेखक कौन है? तो इसका प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर होगा आपके अतहर अली। अतहर अली इसके लेखक हैं। पुस्तक का नाम पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोर्ट। पुस्तक के लेखक जो हैं अतहर अली है। कौन है? अतहर अली। मुगलों के समय स्थापत्य शैली में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी जो मुगलों के समय स्थापत्य शैली में जो परिवर्तन हुए उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा फारसी शैली। क्या कहा जाता है? फारसी शैली। यानी जो मुगलों के समय स्थापत्य शैली में परिवर्तन हुआ वो फारसी शैली कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं था? तो अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा जो है शामिल नहीं था? वो होगा आपके बदायूनी। बदायूनी अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था, बाकी टोडरमल था, मानसिंह था, बीरबल था। अब अगला प्रश्न संख्या आज का है 69वां और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई एसडी सर। 69वां प्रश्न है, देलवाड़ा का जो मंदिर किसका उदाहरण है?
यानी देलवाड़ा का मंदिर उदाहरण है। कौन सी स्थापत्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके जो ये है आपके जैन स्थापत्य कला से संबंधित है। जो देलवाड़ा का मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का शिल्पकार निवासी था, यानी जो ताजमहल का शिल्पकार था वो कहाँ का निवासी था? तो ध्यान रखना ये फ्रांस का निवासी था। जो ताजमहल का शिल्पकार था वह था मित्रों फ्रांस का निवासी। अगला प्रश्न है, 800 से 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता थी, यानी जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी सामंतवाद। क्या थी? वो थी सामंतवाद भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ जो क्या हुआ था वो हुआ था आपकी बंगाल की रैयतवाड़ी मद्रास से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? मद्रास से शुरू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है प्रथम बार हुआ था वो हुआ था मद्रास से। कहाँ से हुआ था? वो हुआ था मद्रास से। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने किया था। और इसका शुरू किसने किया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने जो है रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत, व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 73 है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वहाबी आंदोलन का नेता था? वहाबी आंदोलन का नेता कौन सा था? तो वो होगा सैयद अहमद। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का नेता था। वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है। अब देखो क्या कहता है प्रश्न संख्या 74। तो देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 74 कहता है, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की? अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की? तो ये की थी 1564 में। कब की थी? 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। अगला प्रश्न है, रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है। अब जो रानी झांसी रेजिमेंट किससे संबंधित है? तो वो है आज़ाद हिंद फौज से ताल्लुक़ रखती है। इसका सही आंसर होगा अ। क्या होगा? अ। इसका सही आंसर होगा कि रानी झांसी रेजिमेंट संबंधित है तो आज़ाद हिंद फौज से ये ताल्लुक़ रखती है। इसका सही आंसर होगा अ। अगला प्रश्न संख्या 76 है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सिंपल है, धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। इसका सही आंसर भी होगा अ। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 77 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था? यानी किसके निर्देशों पर वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका गया था? तो उसका सही आंसर है रास बिहारी बोस के निर्देशों पर। रास बिहारी बोस के निर्देशों पर जो है वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जो ऊपर बम फेंका गया था। अगला प्रश्न संख्या 78 है हमारा, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा अ। मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। मिनहाज उज सिराज जो तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न संख्या है आपके, अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। यानी अकबर ने जो सिक्के चलवाए थे उनमें से सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था। यानी क्या कहलाता था सोने का सिक्का? तो वो कहलाता था आपके शंशब जो है कहलाता था। इसका सही आंसर होगा द। शंशब जो है सबसे बड़ा सोने का सिक्का अकबर के समय कहलाता था। क्या कहलाता था? शंशब। क्या कहलाता था? शंशब।
अगला प्रश्न संख्या है 30वां, महात्मा बुद्ध का संबंध किस से है। अब जो महात्मा बुद्ध का संबंध किस से है, अब आपके यहाँ पर 4 कुल दे रखे हैं, जिनमें से कौन से कुल से महात्मा बुद्ध का संबंध है, तो शाक्य कुल से। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है, इसका सही आंसर होगा शाक्य कुल से महात्मा बुद्ध का संबंध है। अगला प्रश्न संख्या 81वां है हमारा कि देखो भाई, आज का जो 81वां प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जैन था। अब आपके यहाँ पर 4 मौर्य शासक दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा मौर्य शासक जैन था, कौन सा मौर्य शासक जैन था। तो ध्यान रखना, जो संप्रति नामक मौर्य शासक था, जैन था, सही आंसर होगा इसका ब। 82वां प्रश्न है आपका, मध्य एशिया का विद्वान अल बिरूनी किसके समय भारत आया था। यानी जब अल बिरूनी भारत आया था उस समय भारत पर किसका शासक था, तो किसके समय अल बिरूनी भारत पर आया था, तो मोहम्मद गजनवी के समय जो है, सॉरी पूछ रहा है किसके समय आया था, तो ये मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। अल बिरूनी है किसके समय भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के समय अल बिरूनी भारत आया था। देखिए, अल बिरूनी की किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, वो भी की थी अल बिरूनी ने, जो किताब उल हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था जो कौटिल्य द्वारा रचित है, उसमें कितने तीर्थों की जो है यानी पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अर्थव्यवस्था में कितने तीर्थों यानी पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना सही उत्तर होगा 18। क्या है, 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 84 है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सही आंसर है इसका द। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न संख्या 85 है हमारा, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। जो आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है किससे संबंधित है, तो देखिए आगम जो सिद्धांत है धर्म साहित्य है वो संबंधित है हमारा, इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। कौन सी थी, उज्जैन। इसका सही आंसर होगा अ। क्या होगा अ, यानी उज्जैन जो है सही राजधानी, दूसरी राजधानी थी। प्रश्न संख्या 87 है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था। यानी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 में जो ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा आपकी वो होगा शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, सही आंसर अ होगा शाह आलम द्वितीय के शासन काल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, क्यूलर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये घटना है आपके 1878 की। कब की है, 1878 की। सही आंसर होगा इसका ब। क्या होगा, सही आंसर होगा ब। तो मित्रों, अभी तक भी आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो आज का 88 है, 88वां प्रश्न है आपकी, वो है आपके तो प्रश्न संख्या
88 क्या है कि भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। ये सीधी सी बात है, ये हुआ था 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। यूनानी राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डाइमेकस आया था, वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ध्यान रखना, किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अशोक के शासनकाल में तो वो आया था मेगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो डाइमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। भरतद्रथ जो है अंतिम शासक था, मौर्य का जो है अंतिम शासक था। अगला है चोल शासक अनुयायी थे, यानी चोल शासक जो है किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसका भी सही आंसर होगा ब। चोल शासक जो है जैन धर्म से के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य युग में अवंतीपत था, यानी मौर्य युग में अवंतीपत कौन सा प्रांत था? तो पश्चिमी प्रांत थे, वो अवंतीपत के नाम से जाने जाते थे। मौर्य युग में जो पश्चिमी प्रांत थे वो अवंतीपत के नाम से जाने जाते थे। सही आंसर होगा इसका श। क्या होगा? स इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या? ब्राह्मणवा, यानी प्रश्न के ब्राह्मणु है आपका परमार निवासी थे। परमार कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखना, ये मालवा के निवासी थे। परमार कहाँ के निवासी थे? मालवा के निवासी थे। प्रश्न संख्या 93 है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था। ये किसने कहा था कि भाई मौर्य शासन साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था? ये किसने कहा था? ये कहा था, जो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 93 का, वो होगा अ, हरिप्रसाद शास्त्री ने। किसने कहा था? हरिप्रसाद शास्त्री ने ये कहा था कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी उत्तरदायी था। ये किसने कहा था? प्रश्न संख्या 93 हरिप्रसाद शास्त्री ने ये कहा था। प्रश्न संख्या 94 है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम स्थित है हमारे, वो है कलकत्ता में। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थित है। अगला प्रसंग है इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो DC सरकार जो है इंडियन एपिग्राफी के लेखक है। इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? वो है DC सरकार इंडियन एपिग्राफी के लेखक है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो वो किया था आपकी सूरत में। कहाँ पर? गुजरात के अंदर पड़ता है सूरत, और सूरत के अंदर उन्होंने अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है आपकी अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपचारिक अर्थनीति की संज्ञा दी? अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपचारिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर होगा आपकी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने दी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इनके बारे में गांधी जी कहते थे कि मैंने मांगने की कला अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भाई ये औपचारिक अर्थनीति है, ये औपचारिक अर्थनीति है। अगला प्रश्न है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कब शुरू हुई थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी भारत शासन अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत ये शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है जिसे सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का वक्तव्य एक उत्तर तृतीय चेक किससे संबंधित है? एक उत्तर तृतीय चेक किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी का वक्तव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी, वो होगा क्रिप्स मिशन के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये एक उत्तर तृतीय चेक है। ये कथन किससे संबंधित है? ये क्रिप्स मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, आज का अंतिम प्रश्न है किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? अब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? किस वायसराय के नेतृत्व में या समय में
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी अ। सही आंसर होगा इसका अ, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय जब वो आयसर आए थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मित्रों आज का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।